इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके हम दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको बताया था कि एल्गोरिथम जो है वह एक चरणबद्ध तरीका है, स्टेप बाय स्टेप जो है किसी समस्या के समाधान का तरीका है। जो गणितीय समस्याएं हमारे सामने आती हैं उन गणितीय समस्याओं के समाधान का एक चरणबद्ध तरीका है, या जीवन में इस तरह से बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का हम किस प्रकार से चरणबद्ध निवारण करते हैं वही एल्गोरिथम कहलाता है। यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांक c और d इस प्रकार से दिए गए हैं कि c इज ग्रेटर देन d। अब एचसीएफ ज्ञात करने हेतु हम जो यहाँ पर स्टेप दिए गए हैं इन्हीं चरणों का उपयोग करते हैं और स्टेप बाय स्टेप करते हैं। C और D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। इसके लिए ऐसे Q और R ज्ञात करते हैं कि C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस R, 0 इज लेस देन इक्वल टू R इज लेस देन D। यह पहली प्रक्रिया हो गई। कहने का मतलब है कि जो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका थी उस यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका का प्रत्येक चरण में इस्तेमाल होगा। सबसे पहले जो संख्या दी गई है उस संख्या पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद क्रमिक रूप से जो भाजक और शेषफल मिलते हैं उन भाजक और शेषफल पर प्रत्येक चरण में इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया जाएगा। यदि r बराबर 0 हो जाता है तो d पूर्णांकों c और d का HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यदि r इज नॉट इक्वल टू 0 तो d और r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे। तो हमने कहा कि जो भाजक है, जो डिवाइजर है और जो रिमाइंडर बच रहा है, शेषफल बच रहा है, उसके लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे और यह प्रक्रिया तब तक जारी रखेंगे जब तक कि शेषफल हमको 0 प्राप्त नहीं हो जाता है। अब यहां पर इसी स्टेप को लिखा हुआ है कि क्या स्टेप होंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के उपयोग से c इज इक्वल टू डी क्यू प्लस R हो गया। यदि R इज इक्वल टू 0 देन D इज द कॉमन फैक्टर ऑफ C एंड D। फिर स्टेप थर्ड क्या है, यदि R इज नॉट इक्वल टू 0 तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग D और R के लिए करेंगे और यह प्रक्रिया क्रमिक रूप से तब तक जारी रखेंगे जब तक कि शेषफल हमको 0 प्राप्त न हो जाए और जो अंतिम चरण का भाजक होगा, डिवाइजर होगा, वही दी गई संख्याओं का HCF होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहां पर निकल करके आती है कि HCF ऑफ CD, जो CD संख्या दी गई है उसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा D और R का भी। तो जो D और R है उसका भी कॉमन फैक्टर यह होगा। यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अब यहां पर देखिए, कोई संख्या लेते हैं या दो इस प्रकार से की संख्याएं लेते हैं जिन पर इनका उपयोग हम करेंगे और उपयोग से हम देखेंगे कि कैसे हम दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक निकाल पाते हैं। इस प्रक्रिया को यहां पर समझेंगे। अब मान लीजिए हमने दो संख्याएं लिया है। पहली संख्या यहां पर 81 व 237 का HCF ज्ञात करें। अब संख्या आगे पीछे दे सकती है, क्रम उसका अलग हो सकता है, आपने तुरंत देख लेना है। अब 81 इज लेस देन 237 या 237 इज ग्रेटर देन 81। लेट माना C is equal to 237 and D is equal to 81। अब यहां पर स्टेप 1, पहला स्टेप क्या हुआ, C व D के लिए यूक्लिड विभाजन
विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करने पर। अब यहां पर देखिए बेटा 237 डिवाइडेड बाई 81। अब अगर आप 3 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, यह 2 बार गया, ये हो गया 162, यहां पर हो गया 5 और यहां पर हो गया 7। तो अब इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखेंगे 237 is equal to 81 into 2 plus 75। अब यहां पर देखिए r is not equal to 0, रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है। तो रिमाइंडर 0 जब नहीं हो रहा है तो अब अगले स्टेप की तरफ चलेंगे और यहां पर जो 81 लिया हुआ है, अब इसके लिए जो भाजक 81 था और रिमाइंडर 75 था, इसके लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे। अब यहां पर हो गया 81 डिवाइडेड बाई 75, एक बार गया 75, यहां पर आ गया 6। तो स्टेप थर्ड में भाजक 81 तथा शेषफल 75 के लिए अब यहां यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे। 81 इज इक्वल टू, अब यह हो गया 75 इंटू 1 प्लस 6, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फिर देखिए यहां पर जो रिमाइंडर मिल रहा है, मान ले रहे हैं R1, तो R1 इज नॉट इक्वल टू 0, यहां पर भी रिमाइंडर अब हमको 0 नहीं मिला। इसका मतलब है कि अब अगले स्टेप की तरफ चलेंगे और यहां पर जो इस समय भाजक है और जो इस समय रिमाइंडर है, उसके लिए अब इस चरण का उपयोग करेंगे और स्टेप थर्ड में आएंगे। यहां पर देखिए 75 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो गया 6 एकम 6, यहां पर 1 आया, फिर 15, 6 दुना 12 और यहां पर आ गया 3। तो अब यहां पर हो गया 75 इज इक्वल टू 6 इंटू 12, 6 इंटू 12 एंड प्लस 3। अब यहां पर इस थर्ड इक्वेशन में देखिए कि फिर हमारे पास रिमाइंडर अगर R2 है तो यह R2 हमको फिर 0 प्राप्त नहीं हुआ। अब यहां पर जो भाजक है 6 और रिमाइंडर 3 है, उसके लिए अब आगे की प्रक्रिया करेंगे। स्टेप 4 हो गया और यहां पर 6 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया 3 दुना 6 और यहां पर रिमाइंडर हमको मिल गया 0। तो ये हो गया 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 0। अब यहां पर R3 इज इक्वल टू 0 आ गया, रिमाइंडर हमको 0 मिल गया। और जैसे ही रिमाइंडर 0 मिल गया, अब शेषफल 0 प्राप्त हो गया। अतः अंतिम भाजक 3, अंतिम भाजक यहां पर क्या है 3 है, अंतिम भाजक 3 संख्याओं 81 व 237 का HCF